ससुराल की औरतों का एक बॉयफ्रेंड। एक लड़का अकेला भाग रहा होता है और एक ही घर की सारी औरतें हाथों में फूल लिए उसके पीछे भाग रही होती हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अरे मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल रखो, मेरी उम्र नहीं, मेरा प्यार देखो। माँ, तुम्हारा प्यार वो कैसे देखेगा? अरे तुम अपनी उम्र देखो, तुम्हारे पैर कब्र में हैं और तुम हो जो इस लड़के के पीछे भाग रही हो। पापा, माँ को छोड़ो, हमारे घर की सारी औरतें उस लड़के के पीछे पागल हो गई हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतना बोलकर विकास अपने पिता के साथ वहीं जमीन पर सिर पकड़कर बैठ जाता है और ये सपना देखते हुए विनोद अपनी जगह से उठता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घर की सारी औरतों को घर में कैद कर दूंगा। अजी, क्या हो गया? इतनी ठंड में पसीना, और आप हम घर की औरतों को घर में क्यों कैद करेंगे? क्या हुआ है? रात हो रही है, तुम कमरे में हो आशा? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि घर की सारी औरतें एक ही लड़की के पीछे भाग रही हैं, जहां तक कि माँ भी उसमें शामिल थी। बेटियों की शादी की चिंता में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही, इसीलिए आपको लग रहा है कि घर की सारी औरतें बिगड़ रही हैं। ऊपर से मोहल्ले में आए दिन कोई न कोई औरत भागती रहती है अपने बच्चों को छोड़कर। इसी की वजह से आपको इतना बुरा सपना आया है। आप पानी पी के सो जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी हो भी नहीं आशा, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। पानी पीकर विनोद सो जाता है और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा और दिव्या छत पर कपड़े डाल रही होती हैं तो उसकी एक पड़ोसन निशा को देखकर उससे कहती है, निशा, अभी तो तुम्हारा पहला बच्चा हुआ है, उसी में तुम थैले जैसी हो गई हो। थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान रखो। मैं तो कहती हूँ जिम ज्वाइन कर लो। मेरी जेठानी जी जब इस तरह फैल गई थी तो उन्होंने जिम स्टार्ट किया, तब जाकर आज वो बिल्कुल फिट है। बहन, ऐसा मत बोलो, इतनी भी ज्यादा मोटी नहीं हुई हूँ अभी मैं। बुरा मत मानना दीदी, पर शीतल भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आपको अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मोटा शरीर बीमारियों का घर होता है। शीतल और दिव्या निशा के मोटापे का मजाक बनाते हैं, जो सुनकर निशा को काफी बुरा लगता है और वो कमरे में बैठकर काफी देर तक सोचने लगती है। और शाम को जब अमित घर आता है तो उससे कहती है, अमित, तुम सच सच बताओ, क्या मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ? अब ये किसने कह दिया तुमसे कि तुम मोटी हो गई हो? तुम जैसे भी हो फिट हो और मुझे पसंद हो। अच्छा, अगर मैं आपको इतनी ही पसंद हूँ तो कहीं बाहर चलते हैं, अपने दोस्तों से मिलवा दो। और हाँ, मुझे 1 पीस दिलाना, क्योंकि घर में जो मेरी 1 पीस रखी थी अब वो मुझे फिट नहीं हो रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी घुमा दूंगा और जब तुम पतली होगी तब तुम देख लेना, तुम्हें तुम्हारी पुरानी सारी ड्रेसेस आने लगेंगी। जब मैं पतली हो जाऊंगी तो? आपका क्या मतलब है कि अभी मैं मोटी हूँ? सही कह रही थी आज दिव्या और शीतल, मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। मुझे जिम जाना है। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। जिम जाना है चली जाना, पर शाम को जाना। सुबह मुझे ऑफिस के लिए जाना होता है और घर में भी काफी सारे काम रहते हैं। अमित निशा को जिम जाने की परमिशन दे देता है, जिसे सुनकर निशा अपने पति के गले लग जाती है। तो वहीं सुबह 5 बजे मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग औरतें उमा के घर के बाहर खड़ी होकर उमा को आवाज देती हैं। अरे ओ उमा बहन, कहाँ रह गई? ठंड में बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा क्या? अगर बीमारी से बचे रहना है और हमारी तरह अपने पोता पोती की भी शादी देखनी है तो बिस्तर से बाहर निकलो और हमारे साथ पार्क चलो। अर्चना की आवाज सुनकर उमा मॉर्निंग ड्रेस पहनकर जाने लगती है। तभी दिव्या और निशा, जो कि सुबह का नाश्ता बना रही होती है, वो अपनी सास के साथ अपनी दादी सास को देख कहती है, माँ जी देखो जरा, बाहर से कुछ औरतों ने आवाज दी और दादी जी को बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई। जरा पूछो तो कटरीना कैफ बनकर कहाँ जा रही हैं? माँ जी, इतनी ठंड में सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? अभी सूरज भी नहीं निकला, बाहर अंधेरा हो रहा है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। वैसे भी आपको सांस लेने में दिक्कत है और ठंड भी जल्दी लगती है। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहू, सुबह की ताजी हवा लेने से कोई बीमार नहीं पड़ता, बल्कि वो ठीक हो जाता है। अब तुम मेरा रास्ता छोड़ और मुझे जाने दे। देखना तो 1 महीने के अंदर कैसे मैं अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ती हूँ। उमा किसी की नहीं सुनती और बड़ी ही खुशी के साथ बाहर जाती है और अपने कुछ बुजुर्ग दोस्तों के साथ पार्क के लिए निकल जाती है, जहाँ सभी बुजुर्ग औरत आदमी के साथ खड़ी होकर एक्सरसाइज करती हैं और
तभी वहां एक हैंडसम सा लड़का कानों में हेडफोन लगाए उनके पास आता है। आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आजकल की जनरेशन ऐसी है जो सुबह घर से भी नहीं निकलना चाहती, और आप लोग इस उम्र में भी, वो भी इतनी ठंड में एक्सरसाइज कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को और भी कुछ एक्सरसाइज सिखाता हूँ, वो भी म्यूजिक के साथ। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर तुम हमारे नए मेंबर से मिलो। उमा बहन, ये विशाल है। कभी कभी हम बूढ़ों को गलत एक्सरसाइज करता देखकर हमारी मदद करने के लिए आ जाता है, और अब इसने सोच लिया है कि रोज सुबह हमें एक्सरसाइज करवाएगा। अरे ये तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तो फिर चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इतना बोलकर विशाल बुजुर्ग लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें एक्सरसाइज सिखाने लगता है। कुछ ही देर में एक्सरसाइज करके ठंड में उमा घर आती है और विशाल की तारीफ करने लगती है। आज तो सुबह सुबह पार्क में एक्सरसाइज करके मजा ही आ गया। बड़ा ही अच्छा बच्चा था। क्या एक्सरसाइज करवाई उसने। माँ, तुम्हें ऐसा कौन सा अच्छा बच्चा मिल गया जिसने तुम्हें इतने अच्छे से एक्सरसाइज करवा दी कि जब से घर में आई हो बस उसी के गुणगान गा रही हो। अब खाना खा लो, दवाई भी तो लेनी है। अगर ये दवाई लेती रही तो मैं अपने 6 महीने की पोते की शादी नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए मैंने पार्क जाना शुरू कर दिया है। अब तू देखना मैं कितना लंबा जीती हूँ। हाँ दादी, आप बहुत लंबा जियोगे। अब खाना खा लो, उसके बाद मुझे आपको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। भूल गई आज आपका हेल्थ चेकअप है। इतना बोलकर अब पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और काजल खाना खाने के बाद अपनी दादी को अस्पताल लेकर जाती है और उसका चेकअप करवा कर आती है। कुछ देर में जब चेकअप करवा कर अपने घर आती है तो अपने कमरे में जाते हुए अपनी छोटी पोती करिश्मा को किसी से फोन पर बात करता हुआ देखती है। करिश्मा, इतना मुस्कुरा कर तू किससे बात कर रही है। देख रही हूँ मैं आजकल तू हम लोगों के साथ बहुत कम रहती है और ऑफिस से भी लेट आने लगी है। कोई बॉयफ्रेंड बन गया है क्या? अगर बन गया है तो अपनी इस जवान दादी को बता दे, मैं तेरी माँ की तरह बुढ़ी नहीं हूँ। वो तो शरीर बुढ़ा हो गया है मेरा, पर दिल अभी भी बचपन का है। दादी, अब आपसे क्या छुपाना। अगर दीदी की शादी हो जाती तो घर में भी बता देते। वैसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये प्यार व्यार तो मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे तो बस इतना पता है कि प्यार बहुत अच्छी चीज है। पर तू मुझे बता, तुझे कैसे पता कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? आपकी शादी बचपन में हो गई थी और अरेंज मैरिज थी, इसीलिए आपको कभी दादाजी से प्यार ही नहीं हुआ। पर जिसको सच में प्यार होता है ना, उसके दिल में घंटियां बजती हैं। इतना बोलकर करिश्मा वहां से चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को निशा अपनी पड़ोसन शीतल के साथ जिम करने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात विशाल से होती है। आप पहली बार जिम करने के लिए आ रही हैं? अरे मैं तो कहूंगा कि आप पर्सनल ट्रेनर ले लो। और हाँ, मैं हर रोज शाम 7 बजे से 8 बजे तक ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकती हो। देखना कैसे मैं आपको 1-2 महीने के अंदर फिट करता हूँ। फिर सिर्फ आपके पति नहीं बल्कि मोहल्ले के लड़के भी आप ही को देखेंगे। आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। अगर आप मुझे ट्रेन करोगे तो फिर मुझे पर्सनल ट्रेनर ही चाहिए। निशा विशाल की बातों में आ जाती है और उसे अपना पर्सनल ट्रेनर बना लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कड़ाके की ठंड में सुबह पार्क में उमा एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और तभी विशाल उमा का हाथ पकड़ लेता है। विशाल के हाथ पकड़ते ही पार्क के पास के मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उमा को अपनी छोटी पोती की बात याद आती है। हाय दैया, मेरी उम्र तो 70 की है और इस उम्र में इस लड़के की मुझे छूते ही दिल में घंटियां बज गई। कहीं मुझे भी सच्चा प्यार तो नहीं हो गया। वैसे लड़का तो स्मार्ट है और सच्चा प्यार उम्र थोड़ी ना देखता है। प्यार तो कभी भी हो जाता है। दादी जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? विशाल, तुम मुझे उमा कहा करो। मैं दुनिया के लिए दादी हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे चोट कैसे लगेगी? मेरा हल्का सा पैर क्या मुड़ा, तुमने तो आकर मुझे थाम ही लिया। बदमाश कहीं के। उमा की बात सुनकर विशाल को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और फिर से एक्सरसाइज करवाने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हर शाम 7 बजे निशा भी अपने जिम जाती है, जहां विशाल उसे अच्छे से जिम करवा रहा होता है। पर एक शाम आज
आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। बस अब मुझसे और ट्रेडमिल नहीं होगा। और आज मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम तो जानते हो ना, मेरा 6 महीने का बेटा है। अरे वैसे इतनी ज्यादा जिम मैं आपके बेनिफिट के लिए करवाता हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर आपको दर्द हो रहा है तो। और मैं अभी आपके लिए एक दवाई ला लेता हूँ, उसे खाना, उससे आपको आराम मिलेगा। इतना बोलकर विशाल तुरंत दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद जिम में खड़ी और भी कुछ औरतें निशा से कहती हैं, वैसे विशाल सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो किसी को भी एक बार कहने पर एक्सरसाइज बंद नहीं करवाते और ना ही जिम से जाने के लिए कहते हैं, पर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। हमारे लिए कभी दवाई नहीं लेकर आए, बस दवाई का नाम बता देते हैं। और तुम्हारे लिए देखो किसे भागते हुए दवाई लेने के लिए गए हैं। वैसे भाभी आप काफी सुंदर हो। मुझे तो कभी कभी दाल में कुछ काला लगता है। तुम सब भी ना पता नहीं कैसे बातें कर रही हो। अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। वहां खड़े लोगों की बात सुनकर अब निशा के भी दिल में विशाल को लेकर कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन परेशान दिव्या अपनी दोस्त से मिलने के लिए कैफे जाती है और कैफे में बैठी उसका इंतजार करती है। तभी अनीता दिव्या को फोन करती है। और दिव्या, तू कैफे पहुँच भी गई? माफ करना पर मुझे कुछ काम आ गया है, मैं तुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तू एक नंबर की चुड़ैल है। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू निकल गई है? मुझे पता ही था, तेरी आदत है एंड मोमेंट पर धोखा देने की। मेरा पति भी ऐसा है। मैं तो अपनी जिंदगी से ही परेशान आ गई हूँ। सॉरी यार, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी, पर तू अब जब कैफे आ ही गई है तो तू वहाँ पर अपनी फेवरेट कॉफी पी लेना। क्या पता समय मिलते ही मैं भी आ जाऊँ। अनीता की बात सुनकर दिव्या को काफी गुस्सा आता है और वो फोन रखकर गुस्से में वेटर को आवाज देने ही वाली होती है, पर उससे पहले विशाल वेटर को ऑर्डर देते हुए उसके पास आता है। बेटा, मैडम के लिए एक कैपुचिनो ले आना। तुम यहाँ शादी के बाद भी मेरा पीछा कर रहे हो? शादी से पहले तो डर कर भाग गए। तुम्हारी वजह से मुझे उस गंजे से शादी करनी पड़ी है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मत देखना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, पर उस समय मेरे हालात सही नहीं थे। विशाल दिव्या को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर दिव्या उसकी एक नहीं सुनती और उसी वक्त कैफे से निकल जाती है, जिसके बाद विशाल उसके पीछे पीछे जाने लगता है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे मैं गलत नहीं हूँ। कितना प्यार करता है मुझसे। शादी हो गई है पर फिर भी मेरे पीछे चल रहा है। पहले भी तो इसी तरह से मुझे मनाता था जब मैं नाराज होती थी। मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। अब इसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकती, पर दोस्ती तो कर ही सकती हूँ। एक बार सुन लेती हूँ इसकी बात। इतना सोचकर दिव्या वहीं रुक जाती है और विशाल से बात करती है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी बताओ क्या बात करनी है। थैंक गॉड तुमने मेरी बात तो सुनी। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। अब तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर उस समय मेरे हालात सही नहीं थे। माँ बीमार पड़ गई थी, उनका ऑपरेशन करवाना था। जेब में पैसे नहीं थे और ना हाथ में नौकरी थी कि मैं हिम्मत करके तुम्हारे घर आता रिश्ता लेकर। विशाल अपनी सारी गलतफहमी दिव्या से बात करके दूर करता है। विशाल दिव्या से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका फोन आता है, जिस वजह से वो वहां से चला जाता है और दिव्या बस पूरे रास्ते विशाल के बारे में ही सोचते हुए घर आती है। विशाल कितना अच्छा है। मैंने उसे कितना गलत समझा। अगर मैंने उसका थोड़ा और इंतजार किया होता तो शायद आज हम साथ होते। पर कोई बात नहीं, उसकी शादी थोड़ी ना हुई है। विशाल के बारे में सोचते हुए दिव्या घर पहुंच जाती है और उसके घर आते ही आशा उससे कहती है, बहू कहाँ चली गई थी? अब जाकर आई है। मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे आज अपनी दोस्त के घर जाना है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी माँ जी। घर की जिम्मेदारी दिव्या पर छोड़कर आशा अपनी दोस्त से मिलने के लिए उसके बिल्डिंग में जाती है और जब लिफ्ट के पास पहुंचती है तभी वहां विशाल आता है और आशा से कहता है, आंटी आपको 5वें माले पर जाना है क्या? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लिफ्ट खराब है, सीढ़ियों से चलना होगा। आपके हाथों में काफी सारा सामान है, आप मेरे साथ चलो और अपना सामान मुझे दे दो। बेटा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम? अरे आंटी आप नहीं जानती मुझे, पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने अक्सर देखा है आपको मेरी बगल वाली आंटी के घर सामान लेकर जाते हुए। इतना बोलकर विशाल सारा सामान लेकर आशा को अपने साथ ऊपर लेकर जाने लगता है, पर 2 माले चढ़ते ही आशा थक जाती है और हांफने लगती है, जो देखकर विशाल भागता हुआ नीचे से पानी की बोतल लाकर उन्हें देता है। अरे आप तो काफी ज्यादा थक गई हैं, लीजिए पानी पी लीजिए और थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ। बेटा तुम कितने अच्छे हो। ऐसे तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। कितना अच्छा बच्चा है। और एक मेरे दोनों नालायक बेटों को देखो, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं। काश कि ऐसे ही दामाद मुझे मेरी काजल के लिए मिलते। यह सब सोचते हुए आशा बस विशाल को देखती रहती है। वहीं बिल्डिंग की और भी कुछ औरतें सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती हैं, जो उन्हें साथ देख
आपस में बातें करते हुए अपने घर में जाती हैं। बहन, देखा तुमने वो औरत जो अपनी दोस्त के घर मिलने के लिए आती है, कैसे उस लड़के से हंस हंस के बात कर रही है। वो लड़का भी कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। शर्म ही नहीं आती आजकल के लोगों को, इस उम्र में भी इश्क लड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, वो औरत भी उस लड़के की तरह ही है। देखा है ना तुमने उस लड़के को, न औरत छोड़ता है और ना ही लड़की, जिसे देखो उसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जितना अच्छा बनने का नाटक करता है ना, उतना है नहीं। आशा को विशाल के साथ देखकर उस बिल्डिंग की औरतों को गलतफहमी हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब उमा हर सुबह विशाल के लिए कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाकर ले जाती है। दादी जी, आप रसोई में खाना बना रही हैं और आप तो हमारे फेवरेट लड्डू बना रही हैं। क्या बात है, इस ठंड में गोंद के लड्डू मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। सुबह सुबह इतनी मेहनत मैं तुम नालायकों के लिए नहीं कर रही। आई बात समझ में? अब रास्ता छोड़ो, ये लड्डू किसी और के लिए हैं। किसी और के लिए? पर किसके लिए माँ? उमा किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझती और टिफिन में लड्डू पैक करके निकल जाती है और पार्क में विशाल को देती है, जो देखकर वहाँ खड़े बुजुर्ग लोग आपस में बातें करते हैं। क्या हो गया उमा बहन को आजकल? जो भी बना कर ला रही है सब इस लड़के को दे रही हैं। अरे बहना, तुम मानो या ना मानो, बुढ़ापे में बुढ़िया इश्क लड़ा रही है, वो भी जवान लड़के से। बातें बनाकर वो लोग हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी घर आते हैं और मोहल्ले के बुजुर्ग दादी के इस किस्से के बारे में पूरे मोहल्ले वालों को बता देते हैं, जिस वजह से अब सभी हंसने लगते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इस उम्र में दादी जी को 28 साल के लड़के से प्यार हो गया। सही कहते हैं लोग, प्यार की उम्र नहीं होती, दादी जी ने साबित कर दिया। पूरे मोहल्ले में दादी के बॉयफ्रेंड की खबर आग की तरह फैल जाती है और इसी बीच सभी लोग देखते हैं कि दिव्या किसी लड़के के साथ मार्केट में सब्जी ले रही है, जो देखकर माँ, दादी के बॉयफ्रेंड की खबर अभी ठंडी नहीं हुई थी कि छोटी भाभी भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ दिख गई। भैया गंजे है ना, लगता है इसीलिए भाभी ने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड बना लिया। जाने दो, इन सब पर ध्यान मत दे, हमारा तो पूरा मोहल्ला ही बिगड़ गया है। आए दिन किसी न किसी का चक्कर किसी न किसी के साथ चलते दिख रहा है। शोभा अपनी बेटी को इग्नोर करने को कहती है और दोनों अपने घर आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शीतल देखती है कि निशा अपने जिम ट्रेनर के साथ घर के बाहर तक आई है। अगर दर्द ज्यादा हो तो मुझे बता देना, मैं कल सुबह 8 बजे ही दवाई देकर चला जाऊंगा ऑफिस के लिए। आप कितने अच्छे हैं सर, मेरी कितनी परवाह करते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। हे भगवान, ठंड और कोहरे का सही फायदा उठा रही है निशा। गाड़ी के बाहर अपने जिम ट्रेनर के साथ आई है। तौबा तौबा, कैसे बात कर रही थी। मैंने तो इसे जिम जाने की सलाह दी थी, पर इसने तो जिम ट्रेनर को ही फंसा लिया। लगता है अब तो ये फ्री में पतली होगी। मुझे ये बात अमित भैया को बतानी चाहिए कि उनकी बीवी उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। शीतल ऐसी औरत है जिसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, इसलिए जब वो निशा को विशाल के साथ देखती है तो उसके दिमाग में कई सारी बातें आने लगती है। और एक दिन मौका देखकर शीतल ऑफिस जा रहे अमित और विकास को रोक कर कहती है, माफ करना भैया, ऑफिस जाते हुए टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, पर आपकी बीवी का बॉयफ्रेंड है, रोज शाम को जिम से घर तक छोड़ने आता है, और अगर यकीन ना हो तो कभी नजर रख कर देख लेना। मेरी निशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। मुझे किसी के कहने पर उस पर ना तो नजर रखनी है और ना ही शक करना है। शीतल जी, क्या कह रही हो तुम? जेठानी का भी बॉयफ्रेंड है। बुरा मत मानना बेटा, पर तुम दोनों की ही बीवियां हाथ से निकल गई हैं। दिव्या का तो फिर भी समझ में आता है, गंजा पति, और कहाँ वो इतनी सुंदर, पर निशा बहू भी इस हद तक गिर जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। आप कहना क्या चाहती हैं? जिस खेत में खेती नहीं होती क्या उसका मालिक नहीं होता? मेरी दिव्या मुझे और मेरे टकले दोनों से बहुत प्यार करती है, समझी? विकास और अमित अपने पड़ोसी की बात पर विश्वास नहीं करते और अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में बात करते हैं। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमारी पड़ोसन की बात सच निकली तो मेरे इस वीराने टकले को कौन चूमेगा, कौन इस पर हाथ फेरेगा? एक दिव्या ही थी जिसने मुझे पसंद किया था मेरे असली रूप के साथ, अगर वो भी बॉयफ्रेंड बनाकर खिसक गई तो मेरी जिंदगी कौन संवारेगा? भैया। अरे चुप कर, ऐसे ही किसी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी निशा पर पूरा भरोसा है, हमारा 6 महीने का बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ अपने पड़ोसी की बात सुनकर अमित और विकास परेशान हो रहे होते हैं तो वहीं विनोद को भी अपनी माँ के बारे में कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज हमारी हेमा मालिनी उमा बहन अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाजर का हलवा बना कर लाई थी।
करने दो अम्मा प्यार मोहब्बत, देखते हैं बुढ़ापे का प्यार कितनी सीढ़ियाँ चढ़ पाता है। पता चला जब तक शादी की बात हुई तब तक बुढ़िया ही निपट गई। अरे ये औरतें मेरी माँ के बारे में कैसी गंदी बातें कर रही हैं। मुझे आशा से बात करनी होगी। विनोद उनकी बातें सुनकर आशा से बात करने के लिए घर में जाता है, पर आशा भी घर में नहीं होती। तो वहीं आज ऑफिस में जब अपने दोस्तों की वजह से विशाल करिश्मा के साथ लंच नहीं कर पाता तो करिश्मा उससे नाराज हो जाती है और काम करते हुए उसके पास फाइल देने आती है और फाइल देते हुए कहती है, दोस्त ज्यादा प्यारे हो गए ना, अब मत आना मेरे पास। बड़ा कह रहे थे कि किसी ने तुम्हें गाजर का हलवा दिया है और वो तुम्हारा फेवरेट है, तो तुम आज उसे मेरे साथ खाओगे। लेकिन देख लिया मैंने, तुमने खाना किसके साथ खाया है। अरे गुस्सा क्यों होती हो, मेरी बात तो सुनो। गाजर का हलवा मैंने संभाल के रखा है, टी ब्रेक में खाएंगे ना। करिश्मा विशाल से नाराज होकर अपनी जगह पर चली जाती है और शाम होते ही वो घर के लिए निकल जाती है। घर जाकर भी विशाल करिश्मा को बार बार फोन करता है, पर करिश्मा उसके फोन का भी जवाब नहीं देती। इसलिए वो उसे मनाने के लिए हाथों में फूल लेकर उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है और उसे एक वॉइस नोट देता है, जिसे सुनकर भी करिश्मा बाहर नहीं निकलती। पर उस वक्त दादी अपनी बालकनी पर बैठी होती हैं, साथ ही काजल भी बालकनी पर बैठकर कुछ काम कर रही होती है और निशा दिव्या भी बालकनी पर खड़ी होती हैं। जब घर की सारी औरतें हाथों में फूल लिए विशाल को अपने घर के बाहर देखती हैं तो वो सब अपनी बालकनी पर खड़ी होकर काफी खुश होती हैं। ये लड़का अब भी मुझे इतना पसंद करता है कि मुझे मनाने के लिए मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। इतनी फिक्र तो कभी अमित जी ने भी नहीं दिखाई। इन्हें कितनी फिक्र है मेरी, कैसे फूल लेकर घर के बाहर खड़े हैं। आय कितना अच्छा लड़का है। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर नहीं गई तो ये खुद आ गया फूल लेकर मुझसे मिलने के लिए। पर इसे मेरे घर का पता कैसे चला? मेरा हैंडसम, अगर आज भी मैं 25 की होती तो क्या बात होती। अरे ये क्या, ये सारी औरतें एक ही घर की हैं और मुझे देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ करिश्मा से मिलने के लिए आया था। कहीं ये करिश्मा की फैमिली ही तो नहीं है? ये भगवान, ये क्या गलती करी मैंने, यहाँ से जाना पड़ेगा। उमा, आशा, दिव्या, निशा और काजल को देखकर विशाल घबरा जाता है और उसी वक्त वहां से निकल जाता है। पर जब वो वहां से जा रहा होता है तो घर के आदमी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद घर के आदमी अपने पड़ोसियों की बातें सुनते हैं। हे भगवान, ये तो वही लड़का है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक घर की सारी औरतों का बॉयफ्रेंड एक ही है। अरे मानना पड़ेगा, लड़के में कुछ तो बात है, तभी तो एक ही घर की सारी औरतों को पटा रखा है। अरे हमारे घर की औरतों का आखिर हो क्या गया है? इन लोगों की वजह से मोहल्ले के सारे लोग हम पर हंस रहे हैं। मुझे तो लगता है उस लड़के ने हमारे घर की सभी औरतों पर काला जादू कर दिया है, तभी तो दादी से लेकर इस घर की बेटी तक सभी वही लड़का पसंद करती हैं। पड़ोसियों की बातें सुनकर घर के मर्दों को काफी गुस्सा आता है और वो घर में जाते हैं। तभी विशाल करिश्मा को फोन करता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो करिश्मा, मैं फूल लेकर तुम्हारे घर के बाहर भी आया था। तुम्हारे घर की सभी औरतों ने मुझे देख लिया पर तुमने नहीं देखा। मैं एक बार अपने प्यार को खो चुका हूँ, तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। और अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे घर की सभी औरतों को मैं जानता हूँ और सब मुझे बहुत पसंद भी करती हैं। अगर कल को मुझे उन्हें मनाना पड़ा तो उन्हें मनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या तुम मेरे लिए घर तक आए थे? अगर पड़ोसियों ने देख लिया होगा तो वो 10 तरह की बातें बनाएंगे। करिश्मा परेशान होकर फोन पर विशाल से बात कर ही रही होती है कि तभी विनोद सबको आवाज देकर बुलाता है। अरे कहाँ हो सबके सब? इस घर की औरतों के पर कुछ ज्यादा ही निकल गए हैं। हॉल में आओ सब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे विनोद, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? आते ही ठंड तेरे दिमाग पर लग गई है क्या? माँ, तुम कुछ ना बोलो तो ज्यादा ही अच्छा है। जंग मेरे दिमाग पर नहीं लगी है, आपके दिमाग में लग गई है, तभी तो इस बुढ़ापे में आप मटक के चल रही है। अरे वो भी उस 28 साल के लड़के के साथ। इतने दिनों से मैं सिर्फ पड़ोसियों की बकवास बातें सुन रहा था, पर आज मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़के को। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़के में ऐसा क्या है जो इस घर की सारी औरतें उसके पीछे पागल हो गई हैं। अरे वो लड़का कितना तेज है जिसने एक ही घर की सभी औरतों को अपने प्यार की जाल में फंसा रखा है। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन है वो लड़का? कौन है वो लड़का? पापा, मैंने उस लड़के की फोटो ली है, ये देखो, ये है वो लड़का। ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है जो कि कॉलेज में भी साथ था। ये विशाल है। मुझे नहीं पता ये किस किस का बॉयफ्रेंड है, पर ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और अगर आपको लगता है कि घर की सारी औरतें इसकी गर्लफ्रेंड है तो मैं अभी विशाल को फोन करती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब विशाल के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है तो करिश्मा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसी वक्त विशाल को घर बुलाती है। विशाल को देखकर घर की सारी औरतें हैरान हो जाती हैं और एक एक करके अपनी फीलिंग्स को मारते हुए घर के मर्दों से कहती हैं, इस मोहल्ले की औरतों का काम है झूठी अफवाह फैलाने का और दूसरों के घर की इज्जत उछालने का। इस लड़के को तो मैं अपने बेटे समान मानती हूँ
अपनी दोस्त से जब मिलने जाती हूँ तो ये बस वहाँ मेरी मदद करने आ जाता है और कुछ नहीं। और मैं इस उम्र में क्या इश्क लड़ाऊंगी? मेरे एक पैर तो कब्र में है, पता नहीं कब भगवान के पास चली जाऊं। ये बच्चा तो बस मुझे मॉर्निंग एक्सरसाइज कराता है। विशाल मेरा एक्स था, पर मैं सच कह रही हूँ, अब मेरा इसके साथ कुछ नहीं है। हम बस एक बार गलती से मिले थे। मेरा पति गंजा हो या मोटा, मुझे वही पसंद है और अपने पति के अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा भी विशाल के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। उनकी बदौलत ही मैं पतली हुई हूँ। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए ही वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आते थे, वो भी इंसानियत के नाते। करिश्मा की खुशी के लिए सभी औरतें अपने अंदर की फीलिंग्स को दबा लेती हैं और घर के मर्दों की सारी गलतफहमियां भी खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद मोहल्ले में भी करिश्मा और विशाल के प्यार के बारे में सबको पता चल जाता है और फिर कभी मोहल्ले की औरतें विनोद के घर की औरतों के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलती।